Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज की हमारी क्लास इकोनॉमी से रिलेटेड है। इकोनॉमी में बात करी जाए तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात करा था सेक्टर के बारे में, ठीक है। एक बार जो भी हम लोगों ने पिछली क्लास में जो जितनी सारी चीज़ें पढ़ी थी एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आज की क्लास करते हैं, ठीक है। सो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोनॉमी कहते किसे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी पैसे का अध्ययन है ही नहीं, ठीक है। तो फिर किस चीज़ का अध्ययन है? तो मैंने बताया था कि जो भी आपके पास सोर्स है, जो भी आपके पास पैसा है, उसका उपयोग कैसे करना है, ये सिखाता है हमें कौन? इकोनॉमी सिखाती है, अर्थशास्त्र सिखाता है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है? जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनसे हम उनका यूज़ करके कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अर्थशास्त्र, ठीक है। अब आगे मैंने बताया था कि अर्थ जो हमारा पैसा है वो किन किन कहाँ से आता है, उसे क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र में उसे सेक्टर कहा गया। सेक्टर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन से भागों में डिवाइड किया था? स्वभाव के आधार पे। दूसरा मैंने डिवाइड किया था शर्त एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। शर्त के अकॉर्डिंग किया था। और उसके बाद तीसरा मैंने किस में डिवाइड किया था? स्वामित्व के आधार पे, जिसे इंग्लिश में ओनरशिप बोलते हैं, ठीक है। पहले में मैंने बताया था जो पहला स्वभाव के आधार पे सेक्टर है उसमें 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर जिसे प्राथमिक सेक्टर हिंदी में बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर जिसे द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है वो है टर्सरी सेक्टर जिसे तृतीयक क्षेत्र बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बहुत अच्छे से बताया क्योंकि पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन बना था कि सेवा सेक्टर किसे कहा जाता है, ठीक है। सो सेवा सेक्टर किसे कहा जाता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई। एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी बात करें तो उसमें क्या था कि जो चीज़ें हमें नेचुरली रूप से प्राप्त होती है, जिनमें हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, वो किस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं? वो आती हैं प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, है ना, ये सारी खनन हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? तो वो आएंगी प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या बताया था? सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी चीज़ें आएंगी जिनका हम निर्माण करते हैं, ठीक है। जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई, कपड़ा बनाते हैं। अगर कपास की खेती की बात करी जाए तो वो किस में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में। और उसी कपास से हम क्या करते हैं? कपड़ा बनाते हैं। सो जो कपड़ा होगा वो क्या कहलाएगा? मतलब जहाँ पर बनती है, जहाँ पर निर्माण होता है, वो क्या कहलाएगा? वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत। अब टर्सरी में मैंने क्या बताया था? टर्सरी सेक्टर जो होता है ना ही किसी चीज़ का निर्माण करता है, ना ही विनिर्माण करता है। विनिर्माण मतलब फिर से किसी चीज़ को सही कर देना, मतलब और टेंट फेंट करके उसको और भी मॉडिफाई करके एक नया रूप प्रदान कर देना, वो कहलाता है विनिर्माण। जैसे मैंने बताया था अगर गेहूं के आटे को हम पिसाएंगे, ठीक है, थोड़ा दरदरा पीस दिया है ना चक्की वाले ने, तो हम क्या करेंगे? उससे कहेंगे भाई साहब गेहूँ दरे हो कि गेहूँ आटा बनाए हो कि दरे हो? तो वो कहेगा कि ला फिर से पीस देते हैं ना। तो जब वो फिर से पीसेगा उसी आटे को तो वो क्या कहलाएगा? विनिर्माण कहलाएगा, है ना। जैसे ये कपड़ा हमारा है ना, इसका निर्माण हुआ, ये कहीं से कटवट गया, है ना, या कहीं पर मतलब कि छेद वेद हो गया, तो हम क्या करेंगे? उसमें गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं पेउंदा रखना, है ना, मतलब उसको रफू करेंगे, धागे से करें या कपड़ा लगा के करें, जैसे भी करें, तो वो क्या कहलाएगा? निर्माण। पहले निर्माण हुआ था, फिर जब उसको रफू करें तो वो क्या कहलाया? विनिर्माण कहलाया। तो ये सारी चीज़ें निर्माण, विनिर्माण किसके अंतर्गत होता है? सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत होता है। टर्सरी सेक्टर की बात करें, तृतीयक क्षेत्र जो होता है, तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है कि ना ही किसी चीज़ का निर्माण होता है, ना ही कोई चीज़ हमें नेचुरली प्राप्त होती है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। ये क्या करता है? जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है, दोनों में हेल्प करता है। कहने का मतलब क्या है? एक तरीके से सेवा करता है ना। सेवा का मतलब क्या हुआ? काम के बदले पैसा, ठीक है। अगर मैंने काम किया तो उसके बदले पैसा ले लिया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन यहाँ पर जो टर्सरी सेक्टर है ये क्या करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था अगर हमें गेहूं से बिस्किट बनाना है तो गेहूं की खेती कहाँ हुई? गांव में हुई। वहाँ तो फैक्ट्री वगैरह लगती नहीं, बिस्किट तो फैक्ट्री में बनेगा ना। सो
जो प्राइमरी सेक्टर है वो गेहूं की खेती, भैया गेहूं उगा, घर आ गया। अब देखिए घर से ज़रूरी है कि जो गेहूं है वो फैक्ट्री में पहुंचे तभी तो बिस्किट बनेगा। तो वहाँ से अगर फैक्ट्री में पहुंचेगा, फैक्ट्री जहाँ पर है वो क्या है, वो निर्माण करेगी बिस्कुट का, तो वो सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर से चीज़ यानी गेहूँ सेकेंडरी सेक्टर में पहुँचेगा, उसके लिए कोई तो होना चाहिए बीच में, कोई तो बॉन्ड होना चाहिए, और वो बॉन्ड का काम करता है परिवहन, है ना। और भी जो चीज़ें आती हैं सारी चीज़ें मैंने बताया था, एक मतलब जोड़ के बताया था, कहानी के थ्रू बताया था कि सारी चीज़ें तैयार रहे ना। यहाँ पे हम कोई ना कोई साधन यूज़ करेंगे, ट्रक के माध्यम से कुछ भी यूज़ करें, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, गांव से उस गेहूं को फैक्ट्री तक पहुंचाएंगे। तो ये क्या किया, प्राइमरी सेक्टर में भी वर्क किया। देखो दोनों में वर्क कैसे करेगा, यहाँ से गांव से उठाकर ये कहाँ लाया, फैक्ट्री में लाया, है ना। तो प्राइमरी सेक्टर का भी काम हो गया, सेकेंडरी का भी काम हो गया। फैक्ट्री में बिस्किट बनेगा, बिस्किट बनकर तैयार होता है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन अभी जनता तक नहीं पहुँचा। तो जनता तक पहुंचाने के लिए भी दुकान वगैरह किसी न किसी चीज़ का तो यूज़ करेंगे ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगी। जैसे मैंने बताया था बैंकिंग हो गया, है ना, कम्युनिकेशन वगैरह हो गया, परिवहन वगैरह हो गया, शिक्षा हो गई, एजुकेशन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी, नौकरी हो गई, बिजनेस हो गया, डॉक्टर हो गए, है ना, हॉस्पिटल डॉक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारी जो हेल्प करती है, ना ही किसी चीज़ का निर्माण करती है, ना ही उनको नेचुरल रूप से कोई चीज़ प्राप्त होती है, तो वो टर्सरी सेक्टर में आएगा। सो आपको समझ में आया कि सेवा सेक्टर किसे कहते हैं। भैया पुलिस क्या करती है, सेवा करती है, वो भी टर्सरी सेक्टर में आएगी, है ना। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था पिछली बार पेट में कि सेवा सेक्टर किसे कहा जाता है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी बहुत अच्छे से बताया है कि कैसे सारी चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट करके। अब आगे बात करते हैं दूसरे जो मैंने दूसरा आधार बनाया था वो शर्त टर्म एंड कंडीशन की बात करी थी, ठीक है। अब देखिए टर्म एंड कंडीशन में क्या था, ऑर्गेनाइज है कोई चीज़ या अनऑर्गेनाइज है, यानी संगठित है या असंगठित है। संगठित का मतलब क्या हुआ, टाइम, रूल रेगुलेशन, सैलरी, ये सारी चीज़ें फिक्स हैं, और यदि मतलब कि वहाँ की कुछ शर्तें हैं आपको वो माननी पड़ेगी, यदि आपने नहीं माना तो आपको बाहर भी किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जिसमें होंगी वो क्या कहलाएगा, वो संगठित कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद असंगठित की बात करी जाए, जहाँ पर कोई टाइम नहीं फिक्स है, कोई सैलरी नहीं फिक्स है, ना ही कोई रूल रेगुलेशन है, वो क्या कहलाएगा, असंगठित कहलाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं, हम अपनी बात करते हैं ना, हम क्या करते हैं, जब हमारे पास टाइम होता है तब हम वीडियो बनाते हैं, है ना। ना ही कोई सैलरी है हमारी, और ना ही हमारा कोई टाइम फिक्स है ना, रूल रेगुलेशन भी नहीं है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर तो हम रूल रेगुलेशन लगाते हैं, बट अगर हम बात करें क्लासेस की तो यहाँ पर हमारे लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ना ही हमें कोई सैलरी दी जाती है ना। और बात करें ना ही कोई टर्म एंड कंडीशन है मेरे लिए। सो हम क्या हुए, अनऑर्गेनाइज हैं, असंगठित हैं। लेकिन अगर हम कहीं किसी स्कूल में गए पढ़ाने के लिए जाएंगे या किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए जाएंगे तो हमें वहाँ के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, है ना। एक टाइम होगा जाने का, है ना। और दूसरी चीज़ बात करें जाए, वहाँ सैलरी भी फिक्स होगी, हमें इतनी सैलरी मिलेगी, ये सारी चीज़ें जहाँ फिक्स होंगी, कुछ शर्तें होंगी जो कि हमें माननी होंगी, तो ये सारी चीज़ें जहाँ होंगी वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनाइज कहलाएगा, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या होती है, ऑर्गेनाइज होती हैं, छोटे मोटे अनऑर्गेनाइज होते हैं। अब देखिए ये चीज़ आपको टर्म एंड कंडीशन ये नहीं बताया था, वहाँ पे हमने ऐसे ओरली बता दिया था, अब मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। बात करते हैं ऑनरशिप यानी स्वामित्व की बात करते हैं। 3 भागों में डिवाइड किया था, एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने पहला यहाँ पे मैंने जो सेक्टर थे, ठीक है, सेक्टर मतलब क्षेत्र, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। पहला था स्वभाव के आधार पे, दूसरा था शर्त के आधार पे, और तीसरा मैंने बताया था स्वामित्व के आधार पे यानी ओनरशिप, ठीक है। हम रिकॉल करा रहे हैं। अब इसमें हमने 3 बताया था, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है, सेकेंडरी, टर्सरी, और यहाँ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ये मैंने बता दिया। यहाँ क्या आता है इसको बता रहे थे। स्वामित्व में देखिए क्या आता है, कोई चीज़ प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है, ठीक है, संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, वैधानिक है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे कि संवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, सारी चीज़ें बताएंगे अभी आगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, स्वामित्व के अंतर्गत आती हैं। तो आई थिंक आपको ये जो सेक्टर के 3 आधार हैं और जो सारी चीज़ें हैं समझ में आई होंगी, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, इसको एक बार साफ करते हैं।
आगे बात करते हैं जो आज का हमारा वीडियो है। मैंने सारी चीज़ जो पिछली थी ना फ्रेंड्स, उसको हमने क्या किया, यहाँ पर समझा दिया आपको फिर से रिकॉल करके, ताकि कोई चीज़ दिमाग से इधर उधर ना रहे, है ना। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हमारी रिलेटेड है योजना आयोग से। जो सबसे पहला चैप्टर दे रखा है उसमें योजना आयोग के बारे में, तो उससे रिलेटेड है। देखिए, योजना आयोग को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसके पीछे की सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना, थोड़ा सा जान लेते हैं पीछे क्या था। तो देखिए, सबसे पहले दिमाग में लाइए कि जो प्लानिंग है, अब यहाँ पे क्या प्लानिंग होती थी, है ना। तो प्लानिंग किसे कहते हैं, प्लानिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं। तो नियोजन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, किसी भी इकोनॉमी को अगर बेहतर ढंग से चलाना है, इकोनॉमी मतलब समझ रहे हैं, पैसा, अगर उसको बेहतर ढंग से यूज़ करना है ना, बेहतर ढंग से चलाना है, तो ज़रूरी क्या है, ज़रूरी है कि उसके लिए प्लानिंग की जाए। अगर मान लीजिए हमारा घर चलाना है, ठीक है, और हमने जो भी हमारे पास पैसा है उसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है, कहाँ किस चीज़ में हमें कितना खर्च करना है, किस चीज़ में हमें ज़्यादा खर्च करना है। जैसे एजुकेशन में हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एजुकेशन की, और सारी चीज़ें साइड में ना, खाने पीने की भी, लेकिन एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है ना। सो अब हम कोई भी प्लानिंग ना बनाए, एजुकेशन को ध्यान ही ना दे, खाने पीने पे लगा दे, या फिर मेकअप के लिए सारे सामान इकट्ठा कर लें। मतलब अगर कोई प्लानिंग नहीं होगी तो आप एक बार सोच के देखिए, क्या हमारा डेवलपमेंट अच्छे से हो सकता है ना। जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है, अगर उसकी कोई भी प्लानिंग नहीं रहेगी तो हम हमेशा परेशान रहेंगे, है ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि कोई भी इकोनॉमी हो, अगर उसे अच्छे ढंग से चलाना है तो ज़रूरी है प्लानिंग होना, अदरवाइज़ बिना प्लानिंग के वो अच्छे ढंग से काम नहीं करेगी। सो इसी से रिलेटेड बात थी, मतलब प्लानिंग से रिलेटेड। सबसे पहले इन 1939 में 1939 में एम विश्वेश्वरैया, कौन है, 1939 में सबसे पहले एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी, जिनकी बुक क्या थी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। क्या थी, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देखिए, सबसे पहले इन 1939 में एम विश्वेश्वरैया ने, इनकी ये पुस्तक है, ठीक है, ये इनकी क्या है, पुस्तक है, ये इनकी बुक है। कौन सी बुक का नाम क्या है, द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है। इसमें इन्होंने सबसे पहले नियोजन की बात कही, प्लानिंग की बात कही। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले प्लानिंग की बात किसने कही थी, तो वो कहा था एम विश्वेश्वरैया ने, ठीक है। कब कहा था, 1939 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग की बात कही। और जो बात कही थी प्लानिंग से रिलेटेड, वो क्या कहा था, तो इन्होंने राष्ट्रीय आय को दुगना करने की बात कही थी। क्या कहा था, राष्ट्रीय आय को दुगना करने की बात कही थी, ठीक है। देखिए, जो एम विश्वेश्वरैया है ना, इनका हमारे इकोनॉमी में अगर बात करी जाए, अर्थशास्त्र में सब बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इनको ना इंडियन इकोनॉमी का जनक कहा जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, वो है एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो ये हुई बात इन 1939 की। अब आगे देखिए, इन 1944 में 1944 में एक प्लान आया, दूसरी जो योजना आई, उसका नाम क्या था, बॉम्बे प्लान, ठीक है। क्या नाम था, बॉम्बे प्लान, जिसे किसने स्टार्ट किया था, तो 8 अरबपतियों, ठीक है, 8 उद्योग अरबपति, ठीक है। देखिए, इन 1944 में दूसरा प्लान आया, ठीक है। वो प्लान क्या था, वो है बॉम्बे प्लान। इन 1944 में एक प्लान आया जिसका नाम था बॉम्बे प्लान, ठीक है, जिसको किसने स्टार्ट किया था, तो ये थे 8 उद्योग अरबपति थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात कही थी। कब तक, अगले 10 वर्ष तक। इन्होंने क्या कहा था, प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात कही थी, ठीक है। क्या कहा था, प्रति व्यक्ति आय को
दुगना करने की बात कही थी। किसने? जो 8 उद्योग अरबपति थे, इन्होंने जो अपना प्लान दिया उसमें कहा था प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात कही थी, है ना। और कब तक? अगले 10 वर्ष तक। अब ये चीज़ तो सही है, अगर प्रति व्यक्ति आय दुगनी होगी तो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर दुगनी हो जाती है तो उसकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, है ना। लेकिन देखिए हुआ क्या, ये जो प्लान था ये असफल हो गया। असफल होने का कारण क्या था? असफल होने का कारण था कि जो ये प्लान था ना, ये गवर्नमेंट को ये समझाने में असफल हो गया कि अब पहले ये समझ लेते हैं कि जो प्रति व्यक्ति आय दुगनी करने की बात कही थी वो किस तरह की बात कही थी ना, उसके बाद समझते हैं कि असफल क्यों हुई। देखिए इनका कहना था कि प्रति व्यक्ति आय कैसे दुगनी होगी, तो जो इनका कहना था कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो ठीक है, वो तो जॉब करेंगी, लेकिन जो अनपढ़ हैं वो घर बैठे ना रहें, उनको ना एक मेन काम तो बेहतर ढंग से आना चाहिए और उसके साथ साथ 3-4 काम और भी आने चाहिए, है ना। ये चीज़ किसमें कही गई? बॉम्बे प्लान में कहा गया, ठीक है। लेकिन ये असफल हो गई। उसका कारण था कि जो ये प्लान थी ये गवर्नमेंट को ये समझाने में असफल रही कि मेन काम तो ठीक है, अच्छे ढंग से आ ही रहा है, लेकिन जो और 3-4 काम है ना वो भी बेहतर ढंग से आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार अगर किसी के यहाँ आपने काम किया, जो भी आपको काम आता है, और दोबारा वो आपको बुलाए ही ना, है ना। तो इस तरीके का काम नहीं करना है। इसीलिए ये क्या हो गई? असफल हो गई, ये गवर्नमेंट को समझा नहीं पाई। अब देखिए 1944 में कौन सा प्लान आया? बॉम्बे प्लान आया। किसने दिया था? तो ये 8 उद्योग अरबपति थे जिन्होंने दिया था। क्या कहा था इसमें? तो प्रति व्यक्ति आय को दुगना करने की बात कही थी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे 1950 में सर्वोदय योजना आई। कौन सी? सर्वोदय योजना। सर्वोदय का मतलब सभी का विकास, सर्वोदय योजना आई। 1950 में सर्वोदय योजना आई और जिसे किसने स्टार्ट किया था? तो इसे किसने स्टार्ट किया था? पहले तो ये समझ लीजिए कि 1950 में सर्वोदय योजना आई जिसे जयप्रकाश नारायण ने स्टार्ट किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण। और इसमें क्या कहा गया? सभी का विकास, ठीक है। सभी का विकास, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। मैंने सबसे पहले क्या बताया, 1939 में एम विश्वेश्वरैया ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसमें इन्होंने सबसे पहले प्लानिंग की बात कही। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले प्लानिंग की बात अगर किसी में कही गई तो वो है ये बुक। और किसने कही थी? एम विश्वेश्वरैया को। एम विश्वेश्वरैया का हमारे इकोनॉमी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा योगदान है, इसलिए विश्वेश्वरैया को इंडियन इकोनॉमी का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 1944 में दूसरा प्लान आया जिसका नाम है बॉम्बे प्लान, ठीक है। बॉम्बे प्लान की अगर बात करी जाए, इन्होंने क्या कहा था? किसने स्टार्ट किया? 8 उद्योगपतियों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इन्होंने कहा था क्या? कि प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना अगले 10 साल तक। और इसमें क्या कहा गया था? जो ये एम विश्वेश्वरैया वाले में इसमें बोला गया था, जो बुक थी इसमें किसकी बात कही गई थी? राष्ट्रीय आय को दुगना करने की बात कही गई थी, ठीक है। अब 1950 में कौन सी योजना आई? तो वो आई सर्वोदय योजना, जिसे किसने स्टार्ट किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अब देखिए जब ये सारी योजनाएं मतलब बन रही थी उसी टाइम क्या हुआ, जो केसी नियोगी थे, कौन? केसी नियोगी कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं सोवियत संघ का दौरा करने, ठीक है। सोवियत संघ मतलब रूस, ठीक है। तो केसी नियोगी कहाँ गए थे? सोवियत संघ का दौरा करने गए थे। वहाँ से सोवियत संघ यानी रूस से ये नियोजन की व्यवस्था लाते हैं। किसकी व्यवस्था लाते हैं? नियोजन की व्यवस्था। केसी नियोगी, ये चीज़ तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई है ना, ये थोड़ा बेसिक था पीछे। अब देखिए केसी नियोगी जो थे, केसी नियोगी ये कहाँ जाते हैं? रूस जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ जाते हैं? रूस। और रूस से क्या लाते हैं? नियोजन की व्यवस्था। नियोजन मतलब प्लानिंग, ठीक है। नियोजन की व्यवस्था क्या लाते हैं? नियोजन की। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बोल भी रही हूँ और जितनी बोल रही हूँ सारी लिख नहीं रही हूँ, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए ना। मैंने बताया कि जिस समय सारी प्लानिंग बन रही थी, जब सारी योजनाएं आ रही थी, उसी समय जो केसी नियोगी हैं वो कहाँ जाते हैं? सोवियत संघ के दौरे पर जाते हैं, मतलब रूस के दौरे पर जाते हैं और वहाँ से नियोजन व्यवस्था लाते हैं। नियोजन व्यवस्था मतलब प्लानिंग, ठीक है।
नियोजन व्यवस्था लाते हैं। अब नियोजन व्यवस्था को ला के कहाँ रखते हैं? समवर्ती सूची में रख देते हैं। ठीक है, कहाँ रखते हैं? समवर्ती सूची में रख देते हैं, समवर्ती सूची में रख देते हैं। अब हम ये नीचे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम योजना आयोग बताएंगे ना, तो फिर से हमें सब साफ करना पड़ेगा। इसलिए देखिए, केसी नियोगी कहाँ गए? रूस गए, वहाँ से एक नियोजन व्यवस्था लाए और इसको कहाँ रखा? समवर्ती सूची में रखा। समवर्ती सूची मतलब क्या है? जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों कानून बनाती हैं। ठीक है, दोनों का रूल रेगुलेशन चलता है। लेकिन अगर देखा जाए तो अगर सबसे ज़्यादा किसी को प्रायोरिटी दी जाती है तो किसको दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है ना। तो ये चीज़ समझ में आई। तो आपको इससे यहाँ से एक क्वेश्चन समझ में आया कि जो नियोजन की व्यवस्था है ये किस सूची के अंतर्गत है? तो वो है समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं योजना आयोग की। ठीक है, आगे हम किसकी बात करते हैं? योजना आयोग की, क्योंकि हमें मेन तो यही पढ़ना था। क्या पढ़ना था? योजना आयोग। अब देखिए, योजना आयोग के बारे में बात करते हैं। देखिए, केसी नियोगी जब रूस जाते हैं वहाँ से ये नियोजन की व्यवस्था लाते हैं और उसके बाद होता क्या है? इन्हीं की सिफारिश पर, ठीक है, इन्हीं की सिफारिश पर 15 मार्च 1950, ठीक है, इन्हीं की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को क्या होता है? योजना आयोग का गठन हो जाता है। ठीक है, देखिए 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हो जाता है और किसके सिफारिश पर? अगर सिफारिश की बात करी जाए तो केसी नियोगी की सिफारिश पर। ठीक है, केसी नियोगी की सिफारिश पर। आपको समझ आ रहा है? मैंने क्या बताया कि केसी नियोगी जब रूस जाते हैं वहाँ से नियोजन की व्यवस्था लाते हैं। सो ये 1950 में, यानी 15 मार्च 1950 में केसी नियोगी की सिफारिश पर ही किसका गठन हो जाता है? योजना आयोग का गठन हो जाता है। और उसके बाद देखिए, जो योजना आयोग का गठन होता है ना, ये संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जाता, ऐसे इसका गठन हो गया। ठीक है, ये बिना संविधान में संशोधन किए ही क्या हुआ? इसका गठन हुआ। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो अब आगे किसकी बात करेंगे कि ये किस प्रकार की संस्था है। ठीक है, ये किस प्रकार की संस्था है, ये किस प्रकार की संस्था है, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, अब ये किस प्रकार की संस्था है, अब ये चीज़ समझ में। इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को हुआ था। किसके सिफारिश पर हुआ था? केसी नियोगी। ठीक है, अब संस्था कैसी है ये आप खुद ही बताएंगे। अब संस्था कैसी है इसको जानने के लिए देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे सबसे पहला होता है संवैधानिक। क्या होता है? संवैधानिक, है ना। दूसरा वर्ड होता है वैधानिक, वैधानिक, है ना। उसके बाद गैर संवैधानिक, ये सब नाम सुने होंगे आप। ये हैं क्या, इसको समझ लेते हैं, है ना। और उसके बाद असंवैधानिक। देखिए संवैधानिक मैंने बताया, इन टर्म को समझ लेते हैं कि संवैधानिक क्या होता है, वैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है और असंवैधानिक क्या होता है। देखिए जो संवैधानिक है ना, इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई संस्था संवैधानिक है तो इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये है कि जब संविधान हमारा बना था तभी से जो संस्था है उसमें शामिल है, तो वो क्या कहलाएगी? संवैधानिक संस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संवैधानिक संस्था। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, है ना, हाई कोर्ट हो गया, संसद हो गया, विधानसभा हो गया, है ना। इन सब की चर्चा हमारे संविधान, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तभी से है। तो ये सारे संस्थाएं क्या कहलाएंगी? संवैधानिक संस्था कहलाएंगी। ठीक है, तो आपको संवैधानिक का मतलब समझ में आया। अब बात करते हैं वैधानिक की। वैधानिक का मतलब क्या होता है? तो वैधानिक का मतलब है कि यदि कोई भी संस्था संविधान स्टार्टिंग में नहीं थी लेकिन बाद में उसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया संविधान में और उसके बाद जोड़ी गई, तो वो क्या कहलाएगी? वैधानिक कहलाएगी। तो आपको वैधानिक क्लियर हुआ। वैधानिक का मतलब संशोधन करके जो संस्था जोड़ी जाती है, संविधान संशोधन करके जो संस्था जोड़ी जाती है उसको वैधानिक बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक का मतलब जिसे आज तक जोड़ा ही नहीं गया संविधान में, वो संस्था जिसे आज तक संविधान में जोड़ा ही नहीं गया वो क्या कहलाती है? गैर संवैधानिक संस्था कहलाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं असंवैधानिक की। असंवैधानिक किसे कहते हैं? तो देखिए
वो संस्था जिसे जो संविधान हमारा सख्त मना करता है, यानी वो काम जिसे संविधान हमारा सख्त मना करता है कि आप ये नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है? असंवैधानिक कहलाता है। मतलब ऐसे संस्था का आप निर्माण नहीं कर सकते, गठन नहीं कर सकते जिसे हमारा संविधान मना करता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब आप ये बताइए मुझे, मैंने सबसे पहले बताया संविधान जब लागू हुआ था तभी से जो संस्थाएं संविधान में शामिल है संवैधानिक कहलाई, जो थोड़ा बहुत उसमें संशोधन हुआ उसके बाद जोड़ी गई वैधानिक कहलाया, किसमें? संविधान संशोधन करके। ठीक है, गैर संवैधानिक जिनको आज तक नहीं जोड़ा गया और जिन्हें संविधान हमारा सख्त मना करता है। अब देखिए, अब आप बताइए कि जो ये योजना आयोग है ये किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक है क्या जब संविधान हमारा बना था तभी उसमें जोड़ी गई है ना, तभी इसकी चर्चा करी गई थी क्या? नहीं करी गई ना, तो ये हमारी संवैधानिक नहीं कहलाएगी। अब आगे बात करते हैं वैधानिक। अब बताइए, मैंने बताया कि जो योजना आयोग है उसे संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? तो ये अब यहाँ पे क्या है, जो वैधानिक का मतलब क्या है? वैधानिक का मतलब है संविधान में संशोधन करके, और मैंने उसको बता ही दिया कि यहाँ पे ये संवैधानिक संशोधन करके नहीं जोड़ा गया, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए, असंवैधानिक की अगर बात करी जाए तो संविधान जब मना ही करता है तो इसका गठन कैसे हो सकता है ना? सख्ती मना करता है, भाई आप ये काम नहीं कर सकते, तो असंवैधानिक नहीं होगा, है ना? जिस चीज़ को मना कर रहा है तो उसको क्या होगा? अब देखिए, अब बचा क्या? ना ही ये है और ना ही ये है, ना ही ये है, ना ही ये है, तो बचा क्या? गैर संवैधानिक, है ना? जिसे आज तक संविधान में नहीं जोड़ा गया वो संस्थाएं क्या कहलाती हैं? गैर संवैधानिक संस्था कहलाती हैं। सो जो योजना आयोग है ये क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, कैसी है? गैर संवैधानिक। तो आई थिंक आपको गैर संवैधानिक का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक चीज़ थोड़ा ये समझ लेते हैं कि मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि गैर संवैधानिक असंवैधानिक का मतलब वैसा आपको पता है लेकिन कन्फ्यूज़न होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर क्या करते हैं, आप अपने घर ना आइसक्रीम खाते हुए जाते हैं तो कोई मना नहीं करेगा, ठीक है आप खाइए, है ना? ठीक है आप खा लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आप शराब पी कर जाते हैं तो क्या होता है? तो सख्ती मना है ना घर के अंदर प्रवेश होना। सो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा असंवैधानिक। और बात करें जाए आइसक्रीम खाना तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा गैर संवैधानिक, है ना? आप खा लीजिए। गैर संवैधानिक का मतलब आप ठीक है अगर काम कर रहे हैं तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिसको मना किया गया आप वो नहीं कर सकते, वो असंवैधानिक कहलाता है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हम आगे बात करते हैं। मैंने बताया कि इसका कब गठन हुआ था? इसका गठन हुआ 15 मार्च 1950 को केसी नियोगी की सिफारिश पर। संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक है। अब आगे बात करते हैं इसका अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष होता है पीएम। कौन होता है? पीएम यानी प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब बताइए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सो योजना आयोग के जो अध्यक्ष बने होंगे वो कौन बनेंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद यहाँ पर एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। कौन बनाया जाता है? उपाध्यक्ष। अब ये कैसे चुना जाता है? तो देखिए, बहुत बड़े अर्थशास्त्री को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। सो उस समय के जो उपाध्यक्ष थे, यानी जब योजना आयोग बना था तो उपाध्यक्ष कौन थे? वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये कौन थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। संस्था कैसी है? गैर संवैधानिक। पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। गैर संवैधानिक का मतलब क्या होता है? अध्यक्ष कौन होता है योजना आयोग का? पीएम यानी प्रधानमंत्री रहते हैं, और उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे तो यही बने थे। उपाध्यक्ष की बात करी जाए तो उपाध्यक्ष कौन? वो थे गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं जो ये है योजना आयोग, इसका काम क्या था? ये क्यों आया? तो देखिए, वर्क क्या था, कार्य क्या था, या फिर बोल सकते हैं इसका एम क्या था, उद्देश्य क्या था लाने का, है ना? तो देखिए, देश की आर्थिक समृद्धि और विकास के लिए पंचवर्षीय योजना लाना। ठीक है, पंचवर्षीय योजना बनाना
किसका काम था? योजना आयोग का काम क्या था? देश की आर्थिक समृद्धि प्लस विकास के लिए, आर्थिक समृद्धि प्लस विकास के लिए क्या करना था? पंचवर्षीय योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना। ठीक है, आपको ऐसे समझ में आए कि कार्य इसका क्या था, ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब देखिए योजना आयोग यहाँ पे हो गया कंप्लीट। अब देखिए योजना आयोग कब बना था? 1950 में। ठीक है, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई इसके जस्ट 1 साल बाद। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, उसके बाद में हम पंचवर्षीय योजनाओं को एक लाइन से बताएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई 1951 में। ठीक है, और 5 साल के लिए थी, तो 5 साल के लिए थी तो कितने साल तक होगी? 56 तक है ना, 1951 से 1956। ठीक है, और ये जो योजना ये योजना आई थी पंचवर्षीय योजना, सबसे पहले यहाँ पर इसको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना है इसलिए इसको समझा रहा है। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को बहुत ही बेहतरीन बताएंगे, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए मैंने बताया कि जब इसका गठन हो गया योजना आयोग का, तो इसके जस्ट 1950 में इसका गठन हुआ। जस्ट एक साल बाद क्या हुआ? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है, जो कि कब से कब तक थी? 1951 से लेकर 1956 तक थी। इसके बाद जो इसके मॉडल को तैयार किया था वो किया था हेराल्ड डोवर ने किया था। किसने? हेराल्ड डोवर। किसने किया था? हेराल्ड डोवर ने किया था। तो इसीलिए पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल क्या था, है ना, किस मॉडल पर थी? तो वो थी, यानी किसने तैयार किया था, कहने का मतलब हेराल्ड डोवर, है ना। अब आगे बात करते हैं, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो मेन फोकस था वो किस पर था? तो वो था कृषि पर। अब आप समझ सकते हैं जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान ही है ना। तो सबसे पहले देश का कोई भी चीज़ का, कोई भी देश हो या कोई भी घर हो, अगर मतलब खाने के लिए नहीं है तो और सब चीज़ों के लिए बाद में सोचेगा, सबसे पहले खाने की व्यवस्था करेगा, है ना। क्योंकि हमारा देश तुरंत ही तो आज़ाद हुआ था, है ना, और हम आज़ादी हुए थे कि ये प्लान वगैरह स्टार्ट करना था, तो हमारे पास इतने पैसे तो थे नहीं कि और सब चीज़ों की व्यवस्था करने लगे। पहले हम खाने की व्यवस्था किए। सबसे पहले अगर जो पंचवर्षीय योजना आई तो उसमें किसकी बात कही गई? कृषि की बात कही गई, है ना। सबसे ज़्यादा किस पे फोकस किया गया? जो मेन पॉइंट था वो था कृषि। तो आपको ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, कृषि हो गया। किसने इसको तैयार किया था? पहले जो पंचवर्षीय योजना थी हेराल्ड डोवर ने तैयार किया था। इसका मतलब इसका मॉडल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर थी? तो वो थी हेराल्ड डोवर। अब आगे बात करते हैं, लेकिन जो पहली पंचवर्षीय योजना है ना उसमें एक समस्या आई। वो समस्या ये थी कि ये पहली पंचवर्षीय योजना उतना ज़्यादा सफल नहीं हुई। अब उसका कारण क्या था? कारण ये था कि जो ये योजना आयोग है इसमें ना, एक तो पहली चीज़ ये गैर संवैधानिक है। अब इसमें भैया पीएम के ऊपर ही सारी चीज़ें, उनका जो मन हो वो करें।